स्वागत है आपका राइजिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मोहम्मद हुसैन अंसारी। इस वक्त हम लोग पढ़ रहे हैं आरसीसी, और आरसीसी में आपको पहला डिजाइन मेथड हम पढ़ा चुके हैं जिसका नाम है वर्किंग स्ट्रेस मेथड और इलास्टिक मेथड। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है ना। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो आपका मेथड है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एसएससी जेई की पहले बात कर लेते हैं। एसएससी जेई प्लस बीएसएफ जेई, ठीक है। ये जो जेई तो होता है साथ साथ एसआई का भी पोस्ट होता है। ठीक है, जब बीएसएफ का एग्जाम देंगे तो आप जेई भी बनेंगे प्लस एसआई भी बनेंगे। ठीक है, लगभग आपका 70,000 से लेकर के 80,000 के बीच में इसमें सैलरी होता है, अच्छा खासा होता है। ठीक है, इन दोनों का अगर देखा जाए पेपर पैटर्न, ठीक है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, दो पेपर इसमें होंगे, एक आपका कन्वेंशनल होगा और एक आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है ना, यानी प्री और मेंस होंगे। बीएसएफ जे में आप देखेंगे सुबह में आप ऑब्जेक्टिव का पेपर देंगे तो शाम में आपका तुरंत कन्वेंशनल रहेगा 2-3 घंटे बाद। ठीक है, इस तरीके से होगा। लेकिन एसएससी जे में क्या होता है, पहले प्री होता है, फिर जो क्वालिफाई करता है 2-3 महीने बाद क्या होता है, आपका मेंस का एग्जाम होता है। ठीक है, और कन्वेंशनल का मतलब यहाँ पर यही है कि जैसे आप सेमेस्टर में अपनी कॉपी लिखा करते थे सेम वैसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपी लिखेंगे। बाकी तो ऑब्जेक्टिव आपको पता ही है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आरसीसी डिजाइन की बात कर रहे हैं। तो आरसीसी से आप देखेंगे कन्वेंशनल में मिनिमम 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वो भी किसका आएगा, डिजाइन का। ठीक है, डिजाइन का आएगा। तो पेपर में अगर कोई भी मेथड का नाम नहीं लिखा है डिजाइन के लिए, ठीक है, बीम का डिजाइन हो सकता है, स्लैब हो सकता है, कॉलम हो सकता है, फुटिंग हो सकता है। ठीक है, अगर मेथड नहीं लिखा है, अगर मेथड नहीं लिखा है कि किस मेथड से आपको डिजाइन करना है, तो हमेशा आप क्या करेंगे, लिमिट स्टेट मेथड का यूज करेंगे। क्यों करेंगे वो आपको हम बता रहे हैं। देखिए क्या है, जब हम लोग डिजाइन करते हैं, जैसे बीम का डिजाइन कर रहे हैं, तो बी और डी निकल करके आता है और एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील निकल करके आता है। ठीक है, तो डब्ल्यूएसएम से जो भी स्टूडेंट डिजाइन कर रहे हैं, मान लीजिए 10 लोग डिजाइन कर रहे हैं, तो सबका बी और डी जो है अलग आएगा, सबका बी और डी अलग आएगा। लेकिन लिमिट स्टेट मेथड में आप देखेंगे जो सेक्शन साइज आएगा सभी स्टूडेंट का क्या होगा, सेम आएगा, मतलब एग्जैक्ट आंसर देगा। और सबसे बड़ी बात है, कम ही स्टेप में लिमिट स्टेट मेथड द्वारा हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे एग्जैक्ट मेथड जो देखने को मिलेगा कौन सा रहेगा, हमारा लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, अगर पेपर में डब्ल्यूएसएम कह दिया तब तो डब्ल्यूएसएम से जाएंगे, नहीं तो हमेशा आप क्या करेंगे, लिमिट स्टेट मेथड से आएंगे। ठीक है, तो इस मेथड से आप करेंगे तो 30 मार्क्स पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। डब्ल्यूएसएम से करेंगे तो कुछ मार्क्स जो है काट लिए जाते हैं। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो फंडामेंटल ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड, इन्हीं दोनों से क्वेश्चंस आ जाते हैं और जो आईएएस कोड के रिकमेंडेशन है वो आ जाते हैं। लगभग 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड पढ़ने से पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि आखिर इस मेथड का नाम लिमिट स्टेट मेथड क्यों है। ठीक है ना, पहले तो आप जानिए इसके नामकरण के बारे में। ठीक है, तो ये जो लिमिट स्टेट मेथड होता है ये क्या कहता है, पहले वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लिमिट स्टेट मेथड से कोई भी आरसीसी स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, आरसीसी स्ट्रक्चर अगर कोई भी डिजाइन कर रहे हैं तो लिमिट स्टेट मेथड क्या कहता है कि कोई भी स्ट्रक्चर फेल तब माना जाएगा जब कंक्रीट फेल हो जाएगा। ठीक है, अगर कंक्रीट फेल हो गया तो इसका ये अर्थ है लिमिट स्टेट मेथड के अनुसार कि पूरा स्ट्रक्चर हमारा फेल हो गया। ठीक है, पहली बात हो गई हमारे लिमिट स्टेट के बारे में। ठीक है, उसके बाद ये क्या कहता है, क्या कहता है कि अगर आपका कोई मेंबर है, आरसीसी का कोई स्ट्रक्चरल मेंबर है, जैसे बीम है। ठीक है, बीम में क्या होता है, फ्लेक्सर मेंबर होता है, ऊपर से आपकी लोडिंग लगती है, जैसे लोड लगता है वैसे बीम क्या हो जाएगा, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आप देखेंगे पूरा का पूरा कंक्रीट जो होगा कंप्रेशन में होगा, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आप देखेंगे पूरा कंक्रीट आपका टेंशन में रहेगा। ठीक है, ये चीज आपको पता है, हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, अब क्या है, ये मेथड क्या कहता है, जो कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है उसको आप इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, उसको आपको इग्नोर करना है। फिर आप क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे लोडिंग बढ़ा रहे हैं। जैसे धीरे धीरे लोड बढ़ाएंगे तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो कंक्रीट है उसमें स्ट्रेन बढ़ने लगेगा। ठीक है, स्ट्रेन बढ़ते बढ़ते जैसे ही आपका पहुंचेगा 0.0035, जैसे इतनी स्ट्रेन पर पहुंचेगा आपका जो कंक्रीट होगा बीम के अंदर क्या हो जाएगा, आपका क्रश हो जाएगा। क्रशिंग में कंक्रीट
कंक्रीट आपका फेल हो जाएगा, ये मेथड कहता है। ठीक है, तो जैसे ही कंक्रीट फेल होगा हम समझ जाएंगे कि जो बीम सेक्शन है ये भी आपका फेल हो चुका है। तो इस मेथड में क्या है, सेक्शन के फेलियर का जो क्राइटेरिया है उसको बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल फिक्स कर दिया गया, कह दिया गया है कि स्ट्रेन अगर फ्लेक्सुरल मेंबर में 0.0035 से ज्यादा जैसे होगा अथवा इसी के बराबर होगा, स्ट्रक्चर आपका फेल हो जाएगा। मतलब स्ट्रेन का जो वैल्यू है फेलियर का वो यहाँ पर बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है, लिमिट कर दिया गया है। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना स्ट्रेन आप पैदा कर सकते हैं फ्लेक्सुरल मेंबर में यहाँ पर बता दिया गया, इनकी लिमिटिंग वैल्यू दे दी गई है। इसीलिए इस मेथड को बोला जाता है लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, अगर ये कंप्रेशन मेंबर रहता जैसे कॉलम तो वहां पर स्ट्रेन आपका होता है 0.002, इससे ज्यादा आप पैदा करेंगे तो वहां पर जो कॉलम होगा उसके अंदर मौजूद कंक्रीट जो रहेगी क्रशिंग में फेल हो जाएगी, कंप्रेशन में फेल हो जाएगी, तब भी कहेंगे हमारा पूरा जो कॉलम है वो फेल हो चुका है। ठीक है, तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि हम लोग इस मेथड को लिमिट स्टेट मेथड क्यों कहते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट मेथड। आखिर ये मेथड कितने टाइप का होता है पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि फिगर से आपको नहीं समझाए तब भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट मेथड के। ठीक है, तो जो पहला होता है वो होता है हमारा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी बात करेंगे। और दूसरा हमारा होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ठीक है, दो मेथड होता है लिमिट स्टेट मेथड में। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं कोलैप्स का यहाँ मतलब क्या है और सर्विसिबिलिटी का मतलब क्या है। ठीक है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्टीमेट लोड किसको कहा जाता है और वर्किंग लोड किसको कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद है बहुत लोगों को पता होगा कि अल्टीमेट लोड किसे कहा जाता है और वर्किंग लोड किसे कहा जाता है। ठीक है, फिर भी आपको हम समझाएंगे, कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो यहाँ पर देख लें। देखिए ये आपका क्या है, एक कॉलम है, अपने आप से मान रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, एक शॉर्ट कॉलम है। ठीक है, एक शॉर्ट कॉलम है, छोटा सा कॉलम है। ठीक है, इस पर देखिए क्या है, एक हम लोग लोड लगाएंगे। ठीक है, चूंकि कॉलम जो होता है एक कंप्रेशन मेंबर होता है। ठीक है, यानी इस पर जो आने वाला लोडिंग रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा, कंप्रेसिव नेचर का रहेगा और इसके एक्सिस के हमेशा पैरेलल रहेगा, तो इसको बोलेंगे एक्सियल लोड। ठीक है, तो मान लेते हैं इस कॉलम पर जो लोड लग रहा है वो कितना है, 100 न्यूटन है। ठीक है, 100 न्यूटन इस पर लोड लगा हुआ है। ठीक है, तो इस लोडिंग के कारण इसमें कोई ना कोई स्ट्रेन आपको देखने को मिलेगा। तो अभी जो भी अप्लाइड लोड है इसी अप्लाइड लोड को बोलेंगे हम लोग वर्किंग लोड। ठीक है, ये आपका हो गया वर्किंग लोड। समझ में आ गया होगा वर्किंग लोड किसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहे हैं हम, धीरे धीरे स्ट्रेन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेन कह रहे हैं, लोडिंग बढ़ा रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे ये लोड बढ़ाते गए, मान लीजिए हम पहुंच गए 1000 न्यूटन पर। ठीक है, 1000 न्यूटन पर पहुंच रहे हैं, तभी क्या हो रहा है, इसी लोडिंग पर, इस लोड पर पहुंचने के बाद क्या हो रहा है, ये कंक्रीट जो है क्रशिंग में फेल हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कंक्रीट जो है क्रशिंग में फेल हो गया। ठीक है, तो फेल होने से पहले जितना भी ये कंक्रीट लोड बियर कर लेता है, जितना भी लोड ये बियर कर लेता है, सह लेता है, उसी लोड को हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट लोड। ठीक है, तो मान लेते हैं क्रशिंग से पहले आपका जो लोड था आपका 1000 था, 1000 से जैसे थोड़ा सा ही बढ़ा रहे हैं, तुरंत ये स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, क्रशिंग में फेल हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मटेरियल फेल हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका मटेरियल फेल हो गया। आपका कॉलम ऐसे बना है, ऊपर बीम है, स्लैब है, अब लोड बढ़ाते गए, ये आपका क्या हुआ, ये जो कॉलम है क्रशिंग में फेल हो गया। ठीक है, जैसे फेल होगा स्ट्रक्चर आपका ढहने लगेगा, तो ये जो फेलियर होता है इसको बोला जाता है कोलैप्स। कोलैप्स बोला जाता है, स्ट्रक्चर आपका कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो इस कोलैप्स वाले फेलियर से बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स मेथड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इनका जो क्राइटेरिया है वो सारा क्राइटेरिया आप फुलफिल कर देते हैं तो आपका स्ट्रक्चर कोलैप्स में फेल नहीं होगा। ठीक है, तो ये मटेरियल फेल होने की घटना 4 तरीके से हो सकती है। एक तो देखिए डायरेक्ट कंप्रेशन में क्रश हो गया। ठीक है, अथवा ऐसे बीम है, फ्लेक्सर, जैसे लोडिंग लगाएंगे फ्लेक्सर में
में आएगा तो लोड बढ़ते बढ़ते बेंडिंग ज़्यादा हो जाएगी तो ऊपर वाला जो कंक्रीट होगा ना वो भी क्रशिंग में फेल हो जाता है। जब स्ट्रेन आपका 0.0035 के बराबर होगा अथवा उससे ज़्यादा तो वो भी कंक्रीट आपकी फेल हो जाएगी। तो फ्लेक्चर में भी आपको कोलैप्स देखने को मिलेगा, ठीक है। अथवा क्या है, एक जगह और रहेगा शियर में ऐसे बीम पड़ा हुआ है, ऊपर से लोड लग रहा है, लोडिंग के कारण आप देखेंगे सेक्शन के बीम के सेक्शन में अलग अलग पोजीशन में आपको अलग अलग शियर फोर्स देखने को मिलेगा। जहां पर शियर फोर्स आपका ज्यादा होगा कंक्रीट में, वहीं पर दरार पड़ जाएगी, मतलब कंक्रीट वहीं से फट करके अलग हो जाएगा, ठीक है। तो एक कोलैप्स और आपको देखने को मिलेगा किस कंडीशन में, शियर के कंडीशन में, ठीक है। एक जगह और ये कोलैप्स दिख सकता है, ठीक है। जैसे ये बीम है, ठीक है, और यहाँ से आप स्लैब बनाए, इस पर लोड लगेगा ना तो ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोमेंट जनरेट होगा। तो ये जो आपका यहाँ पर बीम रहेगा इसमें टॉर्सन आएगा, टॉर्सन होगा तो कंक्रीट ऐंठ करके यहाँ पर टूट सकती है। तो कोलैप्स आपको 4 तरीके से दिख सकता है, ठीक है। इसीलिए जो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स होता है ये वाला मेथड, ये 4 टाइप का होता है, ठीक है। तो ये भी आप देख लीजिए कितने टाइप का होता है, ये भी देख लीजिए यहाँ पर कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स कितने टाइप का होता है। तो ये 4 टाइप का होता है। लिमिट स्टेट ऑफ फ्लेक्चरल कोलैप्स, ठीक है। दूसरा आपका होता है लिमिट स्टेट ऑफ कंप्रेशन कोलैप्स, आपको बता चुके हैं कैसे कंप्रेशन में कोलैप्स होगा। लिमिट स्टेट ऑफ टॉर्सनल कोलैप्स, और चौथा होगा आपका लिमिट स्टेट ऑफ शियर कोलैप्स, ठीक है ना। तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि जो भी कोलैप्स आपका हो रहा है उसमें बचाना चाह रहे हैं तो उस मेथड का आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में ये है फ्लेक्चरल कोलैप्स, यही वाला हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड जो ये वाला फ्लेक्चरल कोलैप्स का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन का डिजाइन कर देंगे, ठीक है। सेक्शन का हम लोग डिजाइन कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इन तीनों केसों में चेक कर लेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर कहीं फेल तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, केवल यही वाला करेंगे, बाकी में हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। तभी तो करते हैं चेक फॉर शियर कर लेते हैं, टॉर्सन में भी चेक कर लेते हैं और इसमें भी हम लोग चेक ही कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग सर्विसिबिलिटी की। ये चीज़ आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी, ठीक है। यानी ये जो मेथड होता है स्ट्रक्चर को सेफ्टी प्रोवाइड करता है और स्टेबिलिटी, ठीक है। अगर आप इस मेथड का यूज कर रहे हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, इतने हैं ये, ठीक है। ये सारे मेथड क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को सेफ बनाते हैं और स्टेबल बनाते हैं, ठीक है। आगे जरा देखिए सर्विसिबिलिटी, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। पहले समझते हैं कि सर्विसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये 2 वर्ड से मिलके बना है, एक सर्विस और एक हमारा एबिलिटी, ठीक है ना। सर्विस मतलब सेवा, एबिलिटी मतलब योग्यता, ठीक है। अगर आप चाहते हैं जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे सीढ़ी, आप सीढ़ी बना रहे हैं और सीढ़ी किस लिए बनाते हैं, किस काम के लिए, किस सेवा के लिए, चढ़ने के लिए। एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर अगर आपको जाना है, कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो आप क्या करते हैं, वहाँ पर स्टेयर बनाते हैं, सीढ़ी बनाते हैं, ठीक है। तो उस सीढ़ी का एक ही काम है, जो भी लोग जा रहे हैं उनको सेफली क्या कर रहा है, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर दे रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि वो जो स्टेयर है वो क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। यानी उस स्टेयर के अंदर जो है सर्विसिबिलिटी की गुण है, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप सीढ़ी बना दिए हैं और सीढ़ी पर जैसे हम लोग चढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई गया उसका खुद का लोड होगा, वर्किंग लोड होगा कुछ ना कुछ, तो जैसे उस पर चढ़ा अगर वो क्या कर रहा है, कंपन करने लग रहा है, तो जो भी व्यक्ति चढ़ रहा है तुरंत उतर जाएगा, कहेगा ये स्ट्रक्चर जो है फेल हो चुका है, मतलब ये अपना आप सेवा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वर्किंग लोड पर अगर कोई स्ट्रक्चर जो है जिस काम के लिए बनाया गया है वो काम नहीं दे रहा है वर्किंग लोड पर, तो कहेंगे वो स्ट्रक्चर जो है सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर वर्किंग लोड पर उसके अंदर ना आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, ना वाइब्रेट कर रहा है, ना कहीं हल्का फुल्का क्रैक आ रहा है, ठीक है ना, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, तो कहेंगे स्ट्रक्चर हमारा कैसा है, सर्विसेबल है। आदमी चढ़ रहा है, उतर रहा है, लेकिन सीढ़ी ना हिल रही है, ना डिफ्लेक्ट हो रही है, ना कंपन कर रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो कहेंगे स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर हमारा सेवा प्रदान कर रहा है, मतलब सर्विसेबल है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका स्ट्रक्चर जो है सेवा प्रदान करता रहे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ ऐसा डिजाइन करेंगे, कुछ ऐसा डिजाइन करेंगे कि हमारे स्ट्रक्चर में ना डिफ्लेक्शन हो, ना डिफ्लेक्शन आए, ना आपका जो जंग जो उसमें रेनफोर्समेंट है, जो उसमें रेनफोर्समेंट है उसमें कोर्जन ना लगे, जब कोई चढ़ रहा है तो कंपन ना करे, मतलब स्ट्रक्चर के अंदर वाइब्रेशन ना हो। और चौथा हमारा क्या है, क्रैकिंग, उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, क्रैकिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें उस स्ट्रक्चर में ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो लिमिट स्टेट मेथड होता है ये दोनों के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स अल्टीमेट लोड पर ये क्या करता है, स्ट्रक्चर को सेफ्टी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। अगर इससे डिजाइन कर देंगे तो वर्किंग लोड पर आपका स्ट्रक्चर जो है सर्विसेबल बना रहेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो अल्टीमेट लोड जो मेथड था, जो पीछे हम लोग पढ़े थे मेथड, ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, वर्किंग लोड पर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा था वो मेथड, इसीलिए उसको हटा दिया गया। ठीक है, ये चीज़ें दिक्कत में आ रही थी। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक लोड। ठीक है, आखिर ये कैरेक्टरिस्टिक लोड होता क्या है, तब तक आप सोचिए, हम तब तक इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अपने दिमाग में सोचिए और हम भी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं मिटाते हुए। ठीक है, बस आपको सोचना है कि कैरेक्टरिस्टिक लोड किसे कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक हिंदी मतलब इसका क्या होगा, अभिलाक्षणिक भार। तो आप बताएंगे, अपने दिमाग में सोचिए, तब तक हम मिटा रहे हैं, हम टाइम जानबूझ करके ले रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत खराब चल रहा है तो वही दिक्कत है वीडियो बनाने में। ठीक है, चलिए देखिए आगे आगे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स लोड, अभिलाक्षणिक भार, अभिलाक्षणिक भार, अभिलाक्षणिक भार। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, WCK से डिनोट करते हैं। ठीक है, WCK से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपको दिमाग में आ गया होगा कि किसको ये कहा जाता है, जो भी जानते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है डिफिनेशन बहुत सारे पेपर में आ चुका है कि किसको कैरेक्टरिस्टिक लोड कहते हैं। अभी ए का जल्दी से पेपर हुआ है, उसमें ये था। ठीक है, चलिए आपको समझाते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक लोड किसको कह रहे हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए हमारा कोई बीम है। ठीक है, ये हमारा क्या है, बीम है। ठीक है ना, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, स्लैब डाल देते हैं। नीचे आपका कॉलम है तो इसको सपोर्ट कह दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका सपोर्ट है। ठीक, ये जो स्ट्रक्चर बनाए हैं इसका जो लाइफ है, इसका जो लाइफ है मान लेते हैं 100 साल है, यानी कि स्ट्रक्चर आज बना करके छोड़ देंगे तो ये 100 सालों तक क्या करेगा, चलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, जब ये स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया, आपका घर डिजाइन किया गया है, तो कितने लोग आपके घर में रहे, मान लीजिए 4 लोग आपके घर में रह रहे हैं। ठीक है, तो सबका लोड मिला करके मान लेते हैं कि सबका लोड मिला करके आपकी जो लोडिंग हो रही है वो हो रही है आपकी 100 न्यूटन। ठीक है, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, 4-5 मेहमान आ गए। ठीक है, 4-5 मेहमान आ गए, जैसे 4-5 मेहमान आएंगे थोड़ी सी लोडिंग बढ़ जाएगी। अभी आपका 100 था, लोडिंग आपकी कितनी हो जाएगी, मान लीजिए 4 लोग और आ गए तो ये हो जाएगा आपका 200 न्यूटन। ठीक है, ऐसे लोडिंग बढ़ गया, ऐसे लोडिंग आपका बढ़ रहा है। ये आपका वर्किंग लोड है, सबका सब आपका क्या है, वर्किंग लोड है। अब देखिए क्या हो रहा है, आपके घर आपकी बहन की शादी है। ठीक है, मान लीजिए बहन की शादी है, बारात आ रही है। ठीक है, बारात आने से पहले मेहमान आपके घर में बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, मेहमान भी होंगे और आस पड़ोस की जो बहनें होती हैं, मम्मी होती हैं, चाची होती है, वो भी आपके घर आती हैं। ठीक है, और बारात आएगा तो बारात देखने के लिए आपके छत पर चढ़ जाएंगे। ठीक है, जैसे आपके छत पर चढ़ेंगे उस समय बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है, बहुत सारे मान लीजिए लोग आ गए। ठीक है, उनके कारण आपका लोडिंग बहुत ज़्यादा हो गया, मान लेते हैं कितना हो गया, 2000। ठीक है, 2000 आपका न्यूटन लोड आ गया उनके कारण। ठीक है, अब क्या हो रहा है, आपकी बहन की शादी हो गई, सब लोग घर चले गए। ठीक है, फिर से लोडिंग आपका क्या है, 2000 के नीचे आ गया, 2000 के नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपकी भी शादी थी, आपकी भी शादी थी, तो फिर क्या हुआ, आपके शादी में आपके दोस्त भी आ गए। ठीक है, बहुत सारे लोग आए, फिर आपकी शादी है, उसकी वजह से क्या हो गया, आपके घर पर जो लोडिंग आ गया वो आ गया मान लीजिए 2100 न्यूटन।
2100 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, बहुत दिनों बाद 10 साल बाद आपका बच्चा है, ठीक है ना, उसका बर्थडे है, बर्थडे के दिन बुला लीजिए, बहुत सारे लोग आ गए, फिर से लोडिंग देख रहे हैं ज़्यादा हो गया, कितना लोडिंग हो गया, मान लीजिए 2500 न्यूटन हो गया, ठीक है। फिर 20 साल बीत गया, 20 साल और बीतने दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपके घर पर कोई फंक्शन है, आपके भाई की शादी है, छोटा भाई है, उसका शादी कराइए, फिर आप देख रहे हैं लोडिंग जो आ रहा है यहाँ पर फिर ज़्यादा आ गया, ठीक है। कितना आ गया, मान लीजिए 2400 न्यूटन, 2400 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपकी जो बच्ची है वो बड़ी हो चुकी है, उसका आपको क्या करना है, शादी करना है, ठीक है। उसका शादी कर दीजिए, उसका शादी कर रहे हैं ना, तो और लोग आपके घर में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके घर में आ रहे हैं, बहुत सारे आ गए, मान लीजिए उस समय लोडिंग कितनी हो जा रही है, 3000 न्यूटन, ठीक है, 3000 न्यूटन हो गई। उसके बाद क्या है, आप बुढ़े हो गए, बुढ़े होने के बाद क्या है, आप मर गए, मान लीजिए मर गए, ठीक है। और गाजे बाजे के साथ आपको भेजा जा रहा है, अभी उस पर देख रहे हैं ना मोबाइल पर, बहुत एक ट्रेंड कर रहा है, कह रहा है बेचारा कि बाबा मर गए, भोजपुरी गाना बजाइए, ठीक है, कुछ ऐसा है, फंक्शन हो रहा है, ठीक है। फंक्शन में बहुत सारे लोग आपके घर आ गए और आपके घर का भी उम्र हो गया 100 साल और आप भी हो गए 100 साल के, ठीक है। अब मर गए, खत्म हो गए, बहुत सारे लोग आए, बहुत चर्चित हस्ती हैं आप, आपके छत पर अगर चढ़ गए तब उस समय चढ़ रहे हैं, उस समय लोडिंग आपकी लग रही है, मान लेते हैं कितना, 4500 न्यूटन, जानबूझ के अपने आप मान रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से जरा देखिए, ध्यान से आपको देखना है, यहाँ पर जो एक लोड है 2000 न्यूटन, ठीक है, 2000 न्यूटन लोड है और आपका स्ट्रक्चर का पूरा लाइफ बीत चुका है, ठीक है। देखिए 2000 न्यूटन से लोडिंग क्या है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, केवल 5 बार इस स्ट्रक्चर पर ऐसा हुआ पूरी लाइफ में कि इस लोड से ज़्यादा लोड आया, इस लोड से ज़्यादा लोड आया, यानी 95% जो प्रोबेबिलिटी हो रही है यहाँ पर इस स्ट्रक्चर पर लोडिंग आने की पूरी लाइफ में, वो क्या हो रही है, 2000 न्यूटन से कम ही हो रही है, ठीक है। 95% ऐसा हो रहा है कि इस लोड से कम ही लोड आपका क्या हो रहा है, इस स्ट्रक्चर पर आ रहा है, ठीक है। तो इसी लोडिंग को हम लोग क्या कह देंगे, कैरेक्टरिस्टिक लोड कह देंगे, ठीक है। तो किताबी भाषा में डिफिनेशन कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर पर एक ऐसा लोड, स्ट्रक्चर पर आने वाला एक ऐसा लोड जिसके नीचे 95% जो है लोडिंग आने का चांस रहता है, प्रोबेबिलिटी रहता है, ठीक है। तो इसी लोड को हम लोग क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक लोड कहेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, केवल 5% ऐसा होगा, 5 ही बार ऐसा होगा पूरे जीवन में, ऐसा होगा कि इस लोड से ज़्यादा लोड आपके आएंगे, जैसे ये वाला आपको हम बताएं, ठीक है। उसके बाद तो बहुत कम लोग रहेंगे, तो हमेशा 2000 से नीचे ही आपका लोड रहेगा। तो ये जो लोड है एक फिक्स लोड है, इसी लोड को हम कह रहे हैं यहाँ पर, कौन सा लोड, कैरेक्टरिस्टिक लोड, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अभी देखिए क्या है, अभी तक पेपर में जो है इसका डिफिनेशन पूछ लिया गया है, ठीक है, इसका डिफिनेशन पूछा हुआ है। सीट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो सीट सेंड किए हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं सीट चाहते हैं तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, t.me पब्लिक करना है, राइजिंग सेंटर लिखना है, राइजिंग सेंटर ये लिखेंगे ना, टेलीग्राम पर आप पहुंच जाएंगे, वहां से आप क्या कर सकते हैं, इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स का, ठीक है ना। तो जो भी लेक्चर है इसका नोट्स आपको वहीं मिलेगा, और शीट भी आपको क्या है, अगर आप पेड किए हुए हैं तो शीट आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा कैरेक्टरिस्टिक लोड। तो अभी तक क्या है, इसका केवल डिफिनेशन आया है, केवल डिफिनेशन आया है। अब क्या हो सकता है आने वाले समय में, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक लोड हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक लोड बराबर होगा, कैरेक्टरिस्टिक लोड इक्वल टू x बार प्लस 1.64 इंटू सिग्मा, ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब ये पेपर में देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। x बार है अरिथमेटिक मीन ऑफ लोड, जितने लोड आए हैं उनका अरिथमेटिक मीन है x बार। सिग्मा यहाँ पर है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन कहा जाता है, और लोड का ये औसत है, ठीक है। तो आप क्या निकाल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लोड, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब जो आएगा पेपर में ये न्यूमेरिकल आएगा, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। चलिए एक चीज़ और अपने दिमाग में सोचिए, डिजाइन लोड के बारे में, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि डिजाइन लोड किसे कहा जाता है? तब तक आप सोचिए, हम इसको मिटाते हैं और थोड़ा सा अपने आप को भी राहत देते हैं, पैर दर्द कर रहा है,
ठीक है ना, खड़े रहने से पैर दर्द करने लगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको सोचना क्या है, डिजाइन लोड के बारे में। अभिकल्पन भार, डिजाइन लोड किसको कहते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, WD से डिनोट कर दे रहे हैं। ये सीके से कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक जब जब लिखेंगे ना तो आप सीके समझिएगा, ठीक है। चलिए ये वाला देखिए, अपने दिमाग में सोचिए कि आप क्या जानते हैं डिजाइन लोड के बारे में, ठीक है। इसका डिफिनेशन बताना है, ठीक। तो तब तक हम लिखते हैं, बाकी हम समझा देंगे आपको। इट इज द लोड फॉर विच स्ट्रक्चर टू बी डिजाइन, स्ट्रक्चर टू बी डिजाइन। अब हम बात करते हैं लोड फैक्टर की, ठीक है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड मेथड, ठीक है ना, इस मेथड में आपको हम बता चुके हैं जो डिजाइन लोड होता है, जो डिजाइन लोड आपका होता है वो वर्किंग लोड के बराबर होता है, ठीक है। जो भी आपका वर्किंग लोड रहेगा वही आपका क्या होता है, डिजाइन लोड होता है। यानी जो लोड दिया रहेगा उसी लोड को हम लेकर के क्या करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन लिमिट स्टेट मेथड में, ठीक है, और एक कौन सा है, अल्टीमेट लोड मेथड, ठीक है। इन दोनों मेथड में वर्किंग लोड को डिजाइन लोड के रूप में कभी नहीं लिया जाता, ठीक है। इन सब मेथड में हम लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे, जो वर्किंग लोड रहेगा उसी लोड में किसी एक ऐसे फैक्टर का गुणा करेंगे, जिसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, ठीक है। तो जैसे वर्किंग लोड में उसका गुणा करेंगे, वर्किंग लोड हो जाएगा थोड़ा सा ज्यादा, जैसे ज्यादा वैल्यू वर्किंग लोड की मिलेगी, वही जो आपका पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट मिलेगा उसी लोड को बोल देंगे हम लोग यहाँ पर डिजाइन लोड। और जिस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई किए हैं उस वर्किंग लोड में, उसी फैक्टर को बोला जाता है लोड फैक्टर। यानी कि ये लोड फैक्टर एक डिजिट होता है जिसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग लोड को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और जैसे वर्किंग लोड हमारा बढ़ जाएगा, जो बढ़ा हुआ लोड होगा वही हमारा हो जाएगा डिजाइन लोड। यानी डिजाइन लोड प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग लोड में लोड फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये क्या करता है, जो वर्किंग लोड होता है उसको थोड़ा सा बढ़ा देता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग लोड फैक्टर बराबर आपका हो जाएगा अल्टीमेट लोड, अथवा इसी को बोलते हैं हम लोग कोलैप्स लोड डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा वर्किंग लोड कहिए, अथवा कैरेक्टरिस्टिक लोड, ठीक है ना। देखिए क्या है, लोड फैक्टर अगर आपको निकालना है तो अल्टीमेट लोड, देखिए लिमिट स्टेट मेथड में जो डिजाइन लोड होता है उसको अल्टीमेट लोड से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेट लोड अथवा कोलैप्स लोड डिवाइडेड बाय आपका क्या होगा, वर्किंग लोड और कैरेक्टरिस्टिक लोड, ठीक है। तो जैसा हम लोग करेंगे, रेशियो लेंगे तो मिल जाएगा हमारा लोड फैक्टर, ठीक है। लोड फैक्टर यानी कि अगर आपको अल्टीमेट लोड निकालना है तो आपको क्या करना है, लोड फैक्टर इंटू वर्किंग लोड, तुरंत आपका आ जाएगा अल्टीमेट लोड, ठीक है। अब देखिए क्या है, बहुत सारे लोड होते हैं, जैसे डेड लोड है, लाइव लोड है, विंड लोड है, अर्थक्वेक लोड है, ठीक है। उनका हम लोग कॉम्बिनेशन देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि लोड फैक्टर डेड लोड के लिए कितना होता है, लाइव लोड के लिए कितना है, और अर्थक्वेक लोड के लिए कितना होता है, और विंड लोड के लिए कितना होता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन हम लोडिंग का बनाने चल रहे हैं, ठीक है। और वहां पर आपको कॉम्बिनेशन में क्या है, लोड फैक्टर भी आपको देखने को मिलेगा। तो अभी जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ये लिमिट स्टेट मेथड के लिए है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका क्या है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, IAS में कई बार आ चुका है, ESC में, ठीक है। तो JEE और AE में भी आ सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, एक टेबल बनाएंगे, टेबल बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा लोड फैक्टर, तब ये टेबल बनाइएगा। एक टेबल बनाएंगे आप, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग लोड कॉम्बिनेशन,
भार का हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है। इधर देखिए क्या है, लिमिट स्टेट मेथड जो है दो टाइप का होता है। एक होता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, स्टेट ऑफ कोलैप्स, ठीक है। एक होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, ठीक है। दो होते हैं, आगे बढ़ा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए क्या है, यहाँ पर कितने लोड आपको देखने को मिलेगा, देखिए देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम डेड लोड, मतलब सेल्फ वेट ऑफ कंक्रीट। यहाँ पर रहेगा लाइव लोड, लाइव लोड अथवा इम्पोज लोड बोलते हैं, IL भी बोला जाता है, ठीक है। IL भी बोला जाता है, इम्पोज लोड। और यहाँ पर लिख रहे हैं विंड लोड अथवा अर्थक्वेक लोड, ठीक है। विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, तो यहाँ पर भी लिखेंगे डेड लोड, लाइव लोड, और यहाँ पर विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग लिख रहे हैं। अब देखिए कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। पहला कॉम्बिनेशन है हमारा डेड लोड प्लस लाइव लोड। लाइव लोड मतलब इम्पोज्ड लोड, एक साथ है तब, ठीक है। तो जो लोड फैक्टर लेंगे वो कितना लेंगे, देखिए ये कॉम्बिनेशन है डेड लोड और लाइव लोड, ठीक है। तो हमारा क्या है, डेड लोड जो रहेगा इसके लिए जो लोड फैक्टर होगा 1.5 होगा, और लाइव लोड के लिए भी आपका क्या होगा 1.5 होगा, ठीक है। इसमें विंड लोड और अर्थक्वेक लोड नहीं है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। और ये किसके केस में है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ठीक है ना। जब कोलैप्स के लिए आप डिजाइन करने जाएंगे तो लोड फैक्टर आप इतना ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में कितना लेंगे, तो देखिए डेड लोड के लिए आप 1 लेंगे, ठीक है, और लाइव लोड के लिए भी आप 1 लेंगे, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन में आपका विंड लोड और अर्थक्वेक लोड नहीं है, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा कॉम्बिनेशन डेड लोड प्लस विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, ठीक है। अगर कुछ इस तरीके से है तब, ठीक है। तो डेड लोड हमारा होगा, डेड लोड के लिए लोड फैक्टर होगा 1.5 और 0.9, ठीक है ना। अगर देखिए क्या है, अगर आप कोई स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं किसके लिए, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, इस मेथड से डिजाइन कर रहे हैं, और वहां पर क्या है आपका स्ट्रक्चर जो है ओवर टर्न करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उसके अगेंस्ट, रोटेशन के अगेंस्ट अगर आप चाहते हैं स्टेबल स्ट्रक्चर रहे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका जो ये डेड लोड है उसके जगह लोड फैक्टर 0.9 लेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे घर बना रहे हैं, RCC स्ट्रक्चर सिंपल वाला है, तो वहां पर 1.5 ले लेंगे, ठीक है। ये आपको याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, इसमें जो है लाइव लोड और इम्पोज लोड नहीं है तो इसको छोड़िए, और इनके लिए हो जाएगा 1.5, ठीक है। विंड लोड और अर्थक्वेक दोनों जो है एक साथ कभी नहीं आएंगे, अकेले अकेले आ सकते हैं, ठीक है। तो 1.5, और ये देखिए डेड लोड इसमें है तो ये होगा 1.0, इसमें लाइव लोड नहीं है, दूसरे कॉम्बिनेशन में है तो उसको छोड़ देते हैं, और आपका क्या है विंड लोड और अर्थक्वेक लोड है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा 1.0, ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में, ठीक है। तीसरा कॉम्बिनेशन है डेड लोड, लाइव लोड प्लस आपका क्या है, ये वाला विंड लोड अथवा अर्थक्वेक लोड, ठीक है। तो इसमें जो आपका लोड फैक्टर होगा 1.2, 1.2 और 1.2 होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, देखिए लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 1.2, 1.2, 1.2, ठीक है। तो पेपर में आएगा ना तो यहाँ पर इसके सामने लिखा रहेगा 1.2, ठीक है, लिखा रहेगा 1.2 डेड लोड, और ये लिखा रहेगा 1.2 लाइव लोड, प्लस ये लिखा रहेगा 1.2 विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, ठीक है। इस तरीके से आपका लिखा रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी पर चलिए, तो ये आपका हो जाएगा 1 डेड लोड के लिए, और ये हो जाएगा 0.8, और ये हो जाएगा आपका 0.8, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि लोड फैक्टर किसको कहते हैं और किस लोड के साथ कितना आपको लोड फैक्टर लेना है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन आपका लिखा रहेगा, ठीक है, लिखा रहेगा फॉर लिमिट स्टेट मेथड
डेड लोड प्लस लाइव लोड का कॉम्बिनेशन लिखा रहेगा। कहेगा ऑप्शन ए में कहेगा कौन सा कॉम्बिनेशन आपका सही है, तो ऑप्शन ए दिया रहेगा 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड। ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में क्या रहेगा 1.2 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड। ठीक है, मतलब अन्य कॉम्बिनेशन गलत रहेंगे, एक कॉम्बिनेशन आपका सही रहेगा। ठीक है, तो वहां से आप क्या करेंगे, इसका आंसर दे लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लोड फैक्टर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तब तक ये हम मिटा रहे हैं, तब तक आप सोचिए कि कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है। जैसे से हमारा क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि M20 कंक्रीट है। ठीक है, M20 कंक्रीट है तो इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा, इसका संपीड़न सामर्थ्य कितना होगा ऑप्शन में। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, तब तक आप सोचिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। देखिए ये आपको याद करना पड़ेगा 0.67 AFC के। ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये FC के क्या है आपको पता ही होगा, फिर भी आपको बता देते हैं। ठीक है, ये है आपका क्यूब स्ट्रेंथ, क्यूब स्ट्रेंथ। ठीक है, आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं FC के निकालने के लिए, FC के निकालने के लिए क्या करते हैं 15 सेंटीमीटर साइज का क्यूब बनाते हैं। ठीक है, 15 सेंटीमीटर साइज का क्यूब बनाएंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे पानी में रखेंगे 28 दिनों तक। ठीक है, इसको क्या करेंगे 28 दिनों तक रखेंगे, और यहाँ पर जो वाटर रहेगा उसका टेम्परेचर जो होता है वो 27 डिग्री होता है, और यहाँ पर जो इन्वायरमेंट होता है उसकी ह्यूमिडिटी जो रहती है, आर्द्रता जो होती है वो 90% होती है। ठीक है, 28 दिन जब इसकी हम लोग क्यूरिंग कर लेंगे तो बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद क्या है, इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्रेसिव लोड लगाएंगे। ठीक है, इस पर लोड लगाएंगे, धीरे धीरे लोड लगाते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, ये कंक्रीट कहीं से फेल हो जाएगा। ठीक है, तो जिस लोड पर फेल होगा उसे बोलते हैं क्रशिंग लोड, डिवाइडेड बाय एरिया करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। ऐसे आपको क्या करना है 100 क्यूब बनाना है। कितना क्यूब बनाना है 100 क्यूब बनाना है। उसके बाद आप क्या करेंगे सबका अलग अलग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे। ठीक है, तो जो भी क्यूब सबसे कम स्ट्रेंथ दिया है उसको एक नंबर पर लिखेंगे, जो थोड़ा सा और स्ट्रेंथ दिया है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दूसरे पर, फिर इससे बड़ा तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लिखते जाना है। ठीक है, तो जो छठे नंबर पर आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लिखा रहता है उसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रेंथ आपको दिख रहा है ये कब मिलता है, जब आपका पूरा का पूरा जो कंक्रीट पर एक्सपेरिमेंट किया गया है वो कंट्रोल्ड रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं ये अलग चीज है। ठीक है, जब हम लोग स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है स्ट्रक्चर बना लेंगे, जैसे हमारा घर बन रहा है, ठीक है, वहां पर आप देखेंगे टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे और 28 दिनों तक आप तराई भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में जो कंक्रीट के अंदर एक्चुअल आपका कंस्ट्रक्शन होता है वहां पर जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो FCK से 33% क्या होता है कम होता है, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो होगा वो होगा 0.67 FCK। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल आ सकता है। जैसे हमारा क्या है एक कंक्रीट है, ठीक है, कौन सा कंक्रीट है M15, पूछ रहा है कि M15 कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन पेपर में मिनिमम ग्रेड आपका M20 लिया जाता है RCC में, तो M20 के लिए ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M20 कंक्रीट विल बी, ऐसे पूछ लेगा। ठीक है, ऑप्शन दे देगा आपको। ठीक है, ऑप्शन दे देगा तो आप क्या करेंगे जब सोल्यूशन बनाने जाएंगे तो आप क्या करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालेंगे 0.67 AFCK। ठीक है, 0.67 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1.1 1.5। ठीक है, 1 बटा ठीक है, ये कर सकते हैं। ठीक है,
ठीक है, AFC के, ठीक है। 0.67 को हम लोग लिख सकते हैं 1/1.5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.67 आएगा और ये हो जाएगा आपका AFC के, ठीक है। इस पर ध्यान दीजिएगा। 1.5 को लिख सकते हैं 3/2, 1/3/2 AFC के, ठीक है। तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 2/3 AFC के, ठीक है। इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम 20 के लिए निकाल रहे हैं, हम 20 के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर 20 रखेंगे 2/3 और ये हो गया आपका 20, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको हम इससे काट देंगे तो ये आएगा 6.667। उसके बाद क्या करेंगे, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 1 13, 2 छक्का 12 1 13, 13.32 न्यूटन पर mm², ठीक है। तो M20 कंक्रीट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा वो 13.32 न्यूटन पर mm² होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा, वहां पर आपका ABCD करके दिया रहेगा, ये वाला आप क्या करेंगे वहां पर टिक लगा देंगे, ठीक है। जबकि ऑप्शन में आपको 20 भी दिया रहेगा तो सब लोग समझेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछ रहा है। अगर कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा तो FCK होता है, और केवल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछेगा तो आप क्या करेंगे, इसी वैल्यू को 33% क्या करेंगे, कम कर देंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल का डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक है। उससे पहले हम पढ़ेंगे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो लिखने वाले हैं तो इसको हम समझाएंगे नहीं, ठीक है, इसको हम समझाएंगे नहीं, डायरेक्ट लिखने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर मटेरियल। मटेरियल के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है लिमिट स्टेट मेथड में, उसको बोला जाता है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मटेरियल हैं, यहाँ पर 2 मटेरियल है, ठीक है। एक आपका क्या है, कंक्रीट है, और रेनफोर्सिंग मटेरियल के रूप में आप क्या करेंगे, स्टील यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये होता है 1.5, और स्टील के लिए होता है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15, ठीक है। ये चीज़ आपको याद करके रखना है, ये आपके पेपर में आ सकता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लिखा रहेगा पार्शियल तो तुरंत समझ जाएंगे लिमिट स्टेट मेथड की बात हो रही है। तो लिमिट स्टेट मेथड में जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है फॉर मटेरियल, कंक्रीट के लिए 1.5 और स्टील के लिए 1.15 होता है, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल का अभिकल्पन सामर्थ्य, ठीक है। ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल का अभिकल्पन सामर्थ्य, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 मटेरियल रहेंगे, एक आपका रहेगा स्टील, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है कंक्रीट, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर आप चाहते हैं मटेरियल का डिजाइन स्ट्रेंथ, मतलब एक ऐसा स्ट्रेंथ है जिसके लिए स्ट्रक्चर आपका डिजाइन किया जाएगा, ठीक है, उसी स्ट्रेंथ को बोलेंगे डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी मटेरियल का स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, जो भी मटेरियल का स्ट्रेंथ होगा उस स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे। जैसे आप डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू आपको मिलेगी वही होगा आपका डिजाइन स्ट्रेंथ, ठीक है। तो फॉर कंक्रीट FD से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है, FD से हम क्या कर रहे हैं, इसको डिनोट कर रहे हैं डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का संपीड़न सामर्थ्य डिवाइडेड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो अभी आप देखे हैं FD बराबर, अभी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम निकाले हैं, वो था 0.67 AFC के, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से इसको डिवाइड करना है। जैसे डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 0.45 AFC के। तो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो होता है 0.45 AFC के न्यूटन पर mm², ठीक है। स्टील के लिए करेंगे, स्टील के लिए जब हम लोग करेंगे तो इसको लिखेंगे FS लिख देते हैं। ये हो जाएगा आपका यील्ड स्ट्रेस,
यील्ड स्ट्रेस कहिए, अथवा आप क्या कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो एफ बराबर हो जाएगा डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील हो जाएगा हमारा Fy डिवाइडेड बाय 1.5, ठीक है 1.5, तो ये हो जाएगा एफ बराबर 0.87 Fy न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है जितनी चीज़ें आपको हम पढ़ाए हैं वो सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गई होंगी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिट स्टेट ऑफ फ्लेक्सुरल कोलैप्स। ठीक है, तो इस मेथड को पढ़ने से पहले इसके सारे एजम्पशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे एनालिसिस भी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग लिमिट स्टेट ऑफ फ्लेक्सुरल कोलैप्स।